हाँ, तो कल हम लोग उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें अर्ली इफेक्ट वाला पार्ट छूट गया था, खत्म हो गया था। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन एक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो उस दिन हम क्या बता रहे थे, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। उस दिन अर्ली इफेक्ट हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके दिखाए थे कि जैसा डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड का जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या कहते हैं जो हमारा ग्राफ होता है। तो उस दिन हम लोग अर्ली इफेक्ट छूट गया था। अर्ली इफेक्ट क्या था? अर्ली इफेक्ट में हम लोग ये देख रहे थे जब कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है। हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे। तो अच्छा, हम लोग क्या बताए थे, जब हमारा क्या कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायस जंक्शन कैसा होता है, हमारा रिवर्स बायस होता है, और इमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तब हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है। तो हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए थे ट्रांजिस्टर में कि बिल्कुल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह होता है। लेकिन जब हम क्या कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं, अगर मान लीजिए रिवर्स बायस वोल्टेज जो हमारा कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं, उसको हम लोग देखेंगे। तो कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या हमारा जो ये रीजन है बेस इमिट क्या कहते हैं कलेक्टर बेस रीजन, ये क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस होता है। जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे, वीसीबी वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो रिवर्स बायस क्या करता है, हमारा विड्थ को इंक्रीज करता है। जो डिप्लीशन रीजन में जो विड्थ है, जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। और फॉरवर्ड बायस क्या करता है, डिक्रीज करता है। और डिफ्लेशन रीजन विड्थ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डोपिंग होता है। अगर डोपिंग इंक्रीज करता है तो विड्थ हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। हमको पता है कि ट्रांजिस्टर में हमारा बेस रीजन क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। इमीटर रीजन क्या होता है, हेवली डोप्ड होता है। और कलेक्टर रीजन क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है। ये हेवली डोप्ड क्यों होता है कि ज्यादा से ज्यादा इमीटर करंट इधर पास करे, और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा, और 95% इमीटर करंट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पहुंच जाता है, कलेक्टर में पहुंच जाता है। यही बताए थे मेनली बेसिक फंक्शन। तो कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज जब इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा ये रिवर्स बायस जो हमारा दो जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर में, दो पीएन जंक्शन होता है। तो ये जो हमारा रिवर्स बायस वाला जंक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डिप्लेशन विड्थ जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा और किधर पेनेट्रेट करेगा, पेनेट्रेट करेगा बेस रीजन की तरफ, जिधर बेस का जो हमारा पहले जो हम विड्थ डिसाइड किए थे, जो हम एनपीएन जो हम ड्रॉ डिजाइन किए थे, तो उसमें बेस का जो एरिया लिए थे, तो उस बेस रीजन में क्या करेगा, जो डिप्रेशन विड्थ हमारा डेवलप हुआ है रिवर्स बायस में, क्या होगा, जितना जितना ज़्यादा हम रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे तो इधर किधर पेनिट्रेट करेगा, बेस रीजन की तरफ पेनिट्रेट करेगा। क्यों पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि बेस रीजन हमारा लाइटली डोप्ड है। जिधर डोपिंग इंक्रीज होता है तो हमारा क्या करता है, विड्थ डिक्रीज होता है। तो ये जो इधर पेनिट्रेट करेगा तो बेस का जो ओरिजिनल विड्थ था जो हम लिए हुए थे जो बेस रीजन में, वो क्या करेगा, ये जो डिप्रेशन विड्थ है, डिप्रेशन विड्थ जो है सो क्या कहते हैं, जो बेस रीजन का जो विड्थ था हमारा उसको क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्योंकि इधर ये हमारा बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, तो उधर क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। तो रिवर्स बायस जब हमारा वोल्टेज हम देंगे तो हमारा किधर पेनिट्रेट करेगा, ये बेस की तरफ पेनिट्रेट करेगा, ये जो हमारा क्या कहते हैं डिप्रेशन विड्थ है। तो क्या होगा, इस विड्थ के पेनिट्रेट करने के चलते क्या होगा, मान लीजिए हमारा इफेक्टिव जो हमारा क्या कहते हैं टोटल बेस विड्थ था, उसको हम लोग डब्ल्यू भी बोल रहे हैं कि टोटल जो हमारा बेस विड्थ था। और जो ये पेनिट्रेशन के चलते जो रिवर्स बायस किए, तो वो हमारा क्या हुआ, ये विड्थ थोड़ा सा इसमें पेनिट्रेट कर गया तो यहाँ तक आ गया। ये हमारा ओरिजिनल विड्थ था जो बेस का विड्थ था। इसमें क्या किया, इस विड्थ में क्या किया, डिप्रेशन रीजन जो है वो जो डिप्रेशन विड्थ है वो थोड़ा सा पेनिट्रेट किया रिवर्स बायसिंग के चलते, और यहाँ तक जगह खींच लिया। तो इफेक्टिव विड्थ कितना बच गया, इतना ही वाला जो हमारा क्या होता है वो इफेक्टिव विड्थ बच गया। मतलब इतना ही रीजन में अब रिकॉम्बिनेशन होगा। पहले जो हम बेस का
विड्थ डिसाइड किए थे वो विड्थ क्या कहते हैं घट गया, क्योंकि ये जो डिप्रेशन विड्थ है यहाँ तक पेनिट्रेट कर दिया और इतना ही रीजन में रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब रिकॉम्बिनेशन करंट जो हमारा बेस में होता था, कुछ रिकॉम्बाइन करता था बेस में और बाकी 95% कलेक्टर में पहुंच जाता था। तो बेस रीजन में जो हमारा रिकॉम्बिनेशन करंट होता था वो जिसको हम आईबी बोलते थे, तो वो आईबी क्या हो जाएगा और हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। आईबी डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ से क्या होगा आई इंक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन कम हुआ तो पहले 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, अब यहाँ पे और रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो मतलब 97 to 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा कलेक्टर के पास आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मतलब क्या हो गया इमीटर करंट हमारा और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हम अर्ली इफेक्ट में ये देख रहे हैं, अर्ली इफेक्ट से हम ये देख रहे हैं कि जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, जो रिवर्स बायस वोल्टेज हमारा कलेक्टर टू बेस रीजन में है उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो बेस बिट हमारा इफेक्टिव जो बेस बिट है, इफेक्टिव जो हमारा बेस बिट है वो हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिप्रेशन विड्थ होगा वो और रिवर्स बायस के चलते और पेनिट्रेट करता जाएगा किधर जिधर लाइटली डोप्ड है उधर, और बेस विड्थ ये हमारा डिप्रेशन विड्थ हमारा बड़ा हो जाएगा जो कि पूरा का पूरा जो बेस विड्थ हम डिफाइन किए थे उसको डिक्रीज करता जाएगा और रिकॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा ही विड्थ हमको बचेगा। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो हमारा बेस विड्थ इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू, तो इफेक्टिव बेस विड्थ कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू। तो मतलब यहाँ पे हम ये देखें कि जब हम रिवर्स बायस क्या करते हैं, जब हम कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होता है हमारा इमीटर करंट इंक्रीज करता चला जाता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के लिए जगह कम बचा, रिकॉम्बिनेशन कम होता है। पहले हम बोले थे कि 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ रिकॉम्बाइन होगा, अब उसमें से भी रिकॉम्बिनेशन कम हो गया क्योंकि बेस इधर क्या करते हैं जो इसका इफेक्टिव बीट जो है वो क्या कर गया डिक्रीज कर गया। मतलब जो बेस का जो बीट डिजाइन किए हुए थे और डिप्रेशन रीजन का बीट इधर पेनिट्रेट कर दिया तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है अब कम हो रहा है। तो मतलब पहले 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब 98 99% इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा है, जगह बहुत कम बचा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं रिवर्स बायस में क्या करते हैं तो हमारा क्या होगा जो हमारा इमीटर करंट है वो क्या होता है बढ़ता चला जाता है। तो यही होता है अर्ली इफेक्ट। मतलब पहले जो हम ड्रॉ किए थे डायग्राम, जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए थे ये ओरिजिनल ड्रॉ किए थे कि यहाँ से मान लो VCB हम 1 वोल्ट पे डिफाइन कर दिए थे तो इमीटर करंट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट लेते हैं 10 वोल्ट लेते हैं तो क्या होता है इमीटर करंट बढ़ता चला जाएगा, फिर 10 वोल्ट लेंगे तो और बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया अर्ली इफेक्ट के चलते ये कैरेक्टरिस्टिक जो था हमारा इमीटर करंट का वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे 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 शिफ्ट करता चला जाएगा। मतलब इमीटर करंट हमारा इंक्रीज करता जाएगा उसी जैसे जैसे कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो इमीटर करंट में हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा। जैसे 1 वोल्ट के लिए हम ये ग्राफ ड्रॉ किए थे जब कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज 1 वोल्ट पे फिक्स कर दिए थे तो हमारा ये ग्राफ आया। जब हम 5 वोल्ट पे फिक्स कर दिए तो ये ग्राफ आया, और जब 10 वोल्ट पे फिक्स कर दिए तो ये ग्राफ आया। तो ये जो ग्राफ आ रहा है मतलब किसके चलते आ रहा है अर्ली इफेक्ट के चलते। तो क्या हो गया अर्ली इफेक्ट में इनपुट करंट विद इंक्रीज इन क्या कहते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज। ऐसे तो ट्रांजिस्टर में हम देख लिए कि हमारा क्या कहते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा इमीटर करंट इंक्रीज करेगा। इमीटर करंट इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि हमारा क्या कहते हैं जो इफेक्टिव जो बेस बिट था, इफेक्टिव जो हमारा बेस बिट था वो क्या हो जब बेस बिट जो टोटल बेस बिट था वो डिक्रीज हो गया और रिकॉम्बिनेशन कम हो गया बेस रीजन में, इसलिए करंट हमारा इंक्रीज कर गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है अर्ली इफेक्ट पूछेगा कि डिफाइन अर्ली इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर। तो आपको बताना है कि अर्ली इफेक्ट में जब हम क्या कहते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज जबकि कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज है उसको जब हम बढ़ाते हैं उसको बढ़ाने के चलते जो बेस रीजन का इफेक्टिव बेस विड्थ है वो डिक्रीज कर जाता है। और इफेक्टिव बेस विड्थ जो डिक्रीज कर जाता है, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि डिप्रेशन रीजन जो रिवर्स बायस के चलते डिप्रेशन रीजन का वेट इंक्रीज होता है और वो बेस रीजन की तरफ पेनिट्रेट करता है। बेस रीजन की तरफ पेनिट्रेट क्यों करता है? क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड होता है। तो इफेक्टिव बेस विड्थ कमजोर हो गया तो चांसेज ऑफ कम हो गया तो चांसेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बेस विड्थ में हमारा कम हो गया। बेस विड्थ में रिकॉम्बिनेशन कम होने के चलते क्या हुआ जो हम पहले बताए थे कि 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाता है तो रिकॉम्बिनेशन अब बेस में कम होगा तो मतलब 97 to 98% इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पहुंच जाएगा कलेक्टर में। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंच रहा है इमीटर से तो मतलब इमीटर करंट बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इमीटर करंट बढ़ता है। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि when we increase the collector to base bias voltage effective base width decreases and जो effective base width है and depletion width increases
increases and effective base width decreases, and due to decrease in effective base width, recombination current decreases in base region, so emitter current increases। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंस हो गया। और ये ग्राफ आप अलग अलग वोल्टेज पे बना के दिखा दीजिएगा कि पहले 1 वोल्ट पे हमारा कुछ डायोड की तरह करेक्टरिस्टिक्स था, 5 वोल्ट लिए तब भी डायोड की तरह ही करेक्टरिस्टिक है, लेकिन मीटर करंट ऐसा थोड़ा शिफ्ट हो गया, बढ़ता चला गया। और क्या कहते हैं इसको, फिर क्या कहते हैं, फिर 10 वोल्ट पे ले लिए तो और थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो ये तीन डायग्राम 3 कर्व दिखा दीजिएगा तो आपका समझ जाएगा कि अर्ली इफेक्ट का डायग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। ट्रांजिस्टर का मतलब कि अर्ली इफेक्ट से क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या ड्रॉ करेंगे? तो पहले आउटपुट करंट कौन सा होता है हमारा? आईसी होता है। जो कलेक्टर करंट वो है वो हमारा आउटपुट करंट। और आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? जो कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज है। तो कलेक्टर टू, जब हम एक्टिव रीजन में बात करते हैं तो कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को क्या रखते हैं? रिवर्स बायस रखते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने का मतलब है हम कौन सा कर्व ड्रॉ करेंगे? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में। आउटपुट करंट हो गया हमारा कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज हो गया हमारा कलेक्टर बीसीबी, कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज। जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए थे तो इनपुट करंट हो गया था हमारा इमीटर करंट और इनपुट वोल्टेज हो गया था बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो अब बात ये उठता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या होगा? तो हम बताए थे कि क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को 2 बैक टू बैक डायोड की तरह हम एनालिसिस में कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रांजिस्टर 2 बैक टू बैक डायोड की तरह काम नहीं करता है, लेकिन जब उसका हम सर्किट एनालिसिस करते हैं नेटवर्क थ्योरी की तरह, तो उसको हम 2 बैक टू बैक डायोड की तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें जैसे हमारा क्या कहते हैं वो पीएन जंक्शन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए थे तो फॉरवर्ड डायोड की तरह बिहेव किया था, उसी तरह ये वाला जो है क्या कहते हैं, अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या बैक टू बैक डायोड, तो ये हमारा किस तरह होगा? बिल्कुल जैसे रिवर्स बाइस हमारा क्या कहते हैं डायोड का डायग्राम ड्रॉ हुआ था, कुछ वैसा ही कर्व हमारा इसमें भी आएगा जो हमारा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस में ड्रॉ करेंगे? कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज में। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। आपको हम बताए थे कि ट्रांजिस्टर जब हमारा एक बार ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कर दिए एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट किए तो क्या था हमारा? कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज रिवर्स बायस था और बेस टू मीटर वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड बायस था और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा था। तो जो हम कलेक्टर करंट का इक्वेशन लिखे थे उस दिन के लेक्चर में, तो क्या लिखे थे? अल्फा आई प्लस अल्फा आई सीबीओ। आईसीबीओ हम क्या बताए थे कि बहुत ही कम होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है आईसीओ, लेकिन कॉमन बेस के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम दे दिए आईसीबीओ, कॉमन बेस के लिए जो हमारा रिवर्स करंट हो गया। तो रिवर्स करंट हमारा किस पे डिपेंड करता है? रिवर्स करंट हमारा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा इक्वेशन ये आया था कि IC इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICBO। और क्या बताए थे कि ICBO बहुत कम होता है, तो IC इक्वल टू अल्फा आई। और क्या कहते हैं अल्फा का जो वैल्यू होता है वो हमारा टिपिकल वैल्यू अल्फा का ट्रांजिस्टर का जो प्रैक्टिकली हमको मिलता है, टिपिकल वैल्यू बोलते हैं, वो 0.95 से लेके 0.98 तक होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? ICBO को हम नेग्लेक्ट कर लिए, तो IC इक्वल टू अल्फा आई और अल्फा का वैल्यू भी 0.95 से लेके 0.98 तक होता है, टिपिकल वैल्यू जो हम ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करते हैं। तो IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ गया? IE आ गया। तो अब क्या कहते हैं, इसका हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया? IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE। ठीक है, तो हम क्या बताएं, जब हमारा क्या कहते हैं IE 0 एम्पियर है, IE हमारा क्या कहते हैं 0 एम्पियर है, IE अगर हमारा 0 एम्पियर है, IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE आ गया। तो IE जब हमारा 0 एम्पियर है तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ गया? IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE आ गया। तो जब हम कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं? IC और VCB के बीच में, लेकिन डिफरेंट वैल्यू ऑफ IE के लिए हम कर्व ड्रॉ करेंगे, क्योंकि IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE आ गया हमारा इक्वेशन से, जो हम इक्वेशन डिराइव किए थे कलेक्टर करंट के लिए उस दिन। तो क्या कहते हैं कि अगर हम
अगर हम क्या करते हैं I इक्वल टू 0 मिली एम्पियर लिए, तो I इक्वल टू 0 मिली एम्पियर लिए मान लीजिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत माइन्यूट करंट IC इक्वल टू क्या, अल्फा आई प्लस ICBO। जब I इक्वल टू हम 0 ले लिए तो माइन्यूट करंट कौन सा फ्लो करेगा इसमें, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा कलेक्टर करंट में। कलेक्टर करंट दोनों का मिला हुआ करंट है, तो थोड़ा सा रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा। तो जब हम I 0 मिली एम्पियर लिए हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए, ये हम ICBO को दिखा रहे हैं कि माइन्यूट रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO, IC इक्वल टू ICBO, क्योंकि I अगर 0 ले लिए हैं तो ICBO फ्लो कर रहा है जब हम I 0 एम्पियर लिए हैं। तो जब हमारा I क्या कहते हैं 0 एम्पियर है, तो क्या कहते हैं थोड़ा सा ICBO फ्लो कर रहा है। उसी तरह क्या कहते हैं, जब आई हम 5 मिली एम्पियर लेते हैं, मान लो आई का वैल्यू हमारा 5 मिली एम्पियर है, तो आईसी का वैल्यू भी कितना होगा, 5 मिली एम्पियर होगा। तो एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कलेक्टर करंट, वो बेसिकली क्या है, इमीटर करंट के बराबर ही है। तो जैसे जैसे अगर आई 5 मिली एम्पियर आ रहा है हमारा, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी करीब करीब 5 मिली एम्पियर ही आएगा लगभग, तो 5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ इस तरह से कर्व ड्रॉ होता है। तो ये 5 मिली एम्पियर 10 मिली पर जितना हम आई लेंगे उतना ही हमारा आईसी आएगा। तो ये कर्व हो गया हमारा आईसी वर्सेज वीसीबी का। अब आप बोलेगा कि सर ये तो रिवर्स बायस डायोड की तरह नहीं दिख रहा है, वो डायग्राम तो कुछ दूसरे टाइप का था, वो इस साइड बना हुआ था। तो वही डायग्राम है, बस इसको हम वीसीबी को इस साइड दिखाए हैं। देखिए इसी डायग्राम को अगर हम उल्टा कर देंगे, इसी डायग्राम को हम उल्टा कर देंगे, सेम टू सेम उल्टा कर दिए, वीसीबी इधर दिखा दिए, तो 0 मिली एम्पियर के लिए इधर हो गया, इधर हो गया। उसके बाद क्या बोले, जब हम कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता होगा डायोड में ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, करंट अचानक से इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, जिसके चलते मायोनिक कैरियर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगता है, जिसके चलते क्या होता है, अचानक से करंट बहुत बढ़ने लगता है। तो ये हम आप देखेंगे कि डायोड में ऐसे ग्राफ शुरू हुआ था और ऐसे अचानक से बढ़ गया था। तो ट्रांजिस्टर में ये जो रीजन है, जो हम ब्लू लाइन से दिखाए हैं, ये नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो फैब्रिकेट होता है, अगर उसमें वोल्टेज अगर हम लगातार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि करंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रांजिस्टर इस तरह से डिजाइन होता ही नहीं है कि उतना वो टेम्परेचर विथ स्टैंड करे। रिवर्स करंट क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं रिवर्स, जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हमारा होता है, वो एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और क्या कहते हैं, ये हमारा जो फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के चलते होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगता है और क्या कहते हैं हमारा करंट बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ इसमें ट्रांजिस्टर में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा जल जाएगा, उसका ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तो उतना ही वीसीबी का वोल्टेज हम उतना ही मेंटेन करके रखते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा ब्रेक, मतलब इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ट्रांजिस्टर में ब्रेकडाउन आ ही नहीं। इसलिए ट्रांजिस्टर पे रेटिंग लिखा रहता है कि कितना तक वोल्टेज हमको देना है। तो ये रीजन हमारे पास में डायोड की तरह नहीं आता है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जल जाएगा, उतना टेम्परेचर विथस्टैंड कर ही नहीं पाता है वो। तो लेकिन अगर देखिएगा तो वैसा ही कर्व आ रहा है, उस कर्व को हम उल्टा कर दिए हैं, वीसीबी को इधर दिखा दिए, क्योंकि उसमें भी आप देखे होंगे डायोड में जब रिवर्स बस डायोड का डायग्राम ड्रॉ करते थे तो रिवर्स वोल्टेज आप निगेटिव दिखाते थे और इस साइड दिखाते थे, और ऐसा कर्व दिखाते थे कि पहले क्या कहते हैं एकदम रिवर्स सैचुरेशन करंट थोड़ा सा फ्लो कर रहा है और अचानक से इंक्रीज कर गया। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, हमारा इमीटर करंट पे ही हमारा कलेक्टर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो इमीटर करंट पे कलेक्टर करंट ड्रॉ कर रहा है और कुछ वैसा ही कर्व हमारे पास में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया आउटपुट कर्व। आप चाहे तो अगर आउटपुट कर्व पूछेगा तो आप ये अलग से दो पेंसिल का यूज कीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा, ब्रेकडाउन डायोड की तरह होगा, रिवर्स बायस की तरह, लेकिन ट्रांजिस्टर में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो उतना ही टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है, उतना ही तक सस्टेन कर सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व हो गया। तो इससे नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो कट ऑफ रीजन। इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये जो रीजन आ गया हमारा आई इक्वल टू 5, ये जो बीच वाला रीजन आ गया यहाँ तक ब्रेकडाउन से पहले वाला रीजन, ये हमारा हो गया एक्टिव रीजन। ये हमारा हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर, सैचुरेशन रीजन में क्या कहते हैं दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और क्या कहते हैं, हाँ दोनों जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइस होता है। और तो सैचुरेशन और क्या कहते हैं और कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होता है। तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा किस तरह बिहेव करता है, एक स्विच की तरह बिहेव करता है, ऑफ और ऑन स्विच की तरह, सैचुरेशन में ऑन और कट ऑफ में ऑफ। और ये हमारा हो गया एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या कहते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो 3 तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका कॉमन बेस के लिए। पूछेगा कि ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देना है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस डायोड की तरह और समझा देना है और इस कर्व को ड्रॉ कर देना है। और क्या कहते हैं, या तो फिर एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द अर्ली इफेक्ट। तो आपको अर्ली इफेक्ट को समझा देना है, किस तरह से आपको अर्ली इफेक्ट को समझा देना है कि अर्ली इफेक्ट के चलते कैसे इमीटर करंट इंक्रीज होता है, और 3 ठो ग्राफ बना के डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज पे आपको दिखा देना है। उसके बाद यही 2 क्वेश्चन मेन ही बनता है कि क्या कहते हैं ड्रॉ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन, और व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इफेक्ट, और उससे चलते क्या होता है। यही 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए, तो ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो फाइनल डायग्राम आपको इतना ही दिखाना। अगर ब्रेकडाउन का मन होगा दिखा दीजिएगा और एक लाइन लिख दीजिएगा कि इसमें ब्रेकडाउन को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर ब्रेकडाउन रीजन में काम ही नहीं करता है, वो ट्रांजिस्टर जल जाता है, तो इसमें शार्प करंट इंक्रीज वाला कंडीशन आता ही नहीं। तो फाइनली आपको ये डायग्राम दिखा देना, इधर एक्टिव, इधर सैचुरेशन, इधर कट ऑफ। चलिए, तो ये हमारा हो गया इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, अर्ली इफेक्ट भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन के बारे में थोड़ा बता ही दिए थे हम आपको कि क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन क्या होता है, एक्टिव रीजन में जब ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफाइंग एक्शन में काम करता है तो ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में किस तरह ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा, स्विच की तरह, सैचुरेशन में ऑन और कट ऑफ में ऑफ। तो ऑफ ऑन स्विच की तरह काम करेगा सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, और एक्टिव रीजन में क्या करता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज दिए मान लो 200 मिली वोल्ट एम्पलीफाई होकर के 50 वोल्ट, मान लो कोई वोल्टेज सिग्नल, मान लो तुम कुछ ऑडियो सिग्नल है, मान लो तुम कुछ जैसे तुम माइक में ही बोलते हो, तो वो काम कैसे करता है, तुम कुछ बोले उसको क्या करता है उसमें एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस लगा होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। वो आपकी आवाज को क्या करेगा, क्या कहते हैं वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर लेगा। उस वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफायर से पास करवा देंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा, और मान लो 200 मिली वोल्ट का आपका वोल्टेज सिग्नल बना, जो आपका पहले वॉइस सिग्नल था उसको हम ट्रांसड्यूसर की मदद से वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर लिए, और वो वोल्टेज सिग्नल 200 मिली वोल्ट का था। उस सिग्नल को फिर हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर से पास करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा एम्पलीफाई हो जाएगा, 200 मिली वोल्ट से 50 वोल्ट बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वही हम दिखाते हैं। तो वही ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन हो गया। मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, करंट को एम्पलीफाई नहीं करता है, वो अभी देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर जब हमारा कॉमन बेस मोड में ऑपरेट करेगा एक्टिव रीजन में, तो वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है, करंट एम्पलीफाइंग ना के बराबर होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हम क्या बताए थे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में वो बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और बेस टू कलेक्टर जंक्शन क्या होता है हमारा रिवर्स बायस होता है। तो जैसे ही बोले कि फॉरवर्ड बायस हो गया तो मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या होता है करंट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब करंट फ्लो करता है, मतलब रेसिस्टेंस करीब करीब हम लोग 0 मानते हैं। और रिवर्स बायस में क्या होता है करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब ना करंट 0 हो गया, तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोग दोनों तरह से देखेंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे और रेसिस्टेंस की तरह भी देखेंगे। तो हम क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट हमारा कर्व था, इसमें स्लोप हमारा होता है 1/r, आर इनपुट, और इसमें स्लोप होता है हमारा क्या कहते हैं इसमें स्लोप हमारा क्या होता है इसमें स्लोप करीब करीब 0 के बराबर होता है। स्लोप करीब करीब हमारा 0 होता है, इसमें 1/ri होता है। क्या इस चीज़ को छोड़िए डायग्राम बनाने के लिए, तो इनपुट हम रेसिस्टेंस बोलें कि हमारा कम होता है क्योंकि फॉरवर्ड बायस डायोड में करंट फ्लो कर रहा है तो इनपुट रेसिस्टेंस कम होगा, और क्या कहते हैं रिवर्स बायस में करंट ना फ्लो नहीं कर रहा है तो मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मतलब मिली ओम और मेगा ओम का अंतर होता है। तो मान लीजिए कि इनपुट रेसिस्टेंस हमारा 20 ओम है, इनपुट रेसिस्टेंस हमारा 20 ओम हुआ मान लीजिए एक तरह से, और आउटपुट रेसिस्टेंस हमारा किस में आ गया रीजन में मेगा ओम में आ गया, मान लीजिए 1 मेगा ओम है या 100 किलो ओम 1 मेगा ओम है। तो अगर हम इनपुट्स ये तो हम बाइसिंग इसका कर दिए, बेस इधर क्या कहते हैं बेस इमीटर डीसी बाइसिंग कर दिए, बेस इमीटर वोल्टेज इधर क्या कहते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज से। अब इनपुट सिग्नल हम इसमें एसी दे रहे मतलब डीसी या एसी कुछ भी दे रहे हैं, मान लीजिए 200 मिली वोल्ट का हम इसमें सिग्नल दे रहे हैं पास इसमें जाया, तो 200 मिली वोल्ट का अगर सिग्नल इसमें गया तो क्या होगा, तो हम इनपुट की बात करते हैं। तो 200 मिली वोल्ट का मान लीजिए सिग्नल गया जो आप बोले थे, जिसको आप वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए आपका आवाज था उसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया, वो 200 मिली वोल्ट का सिग्नल हम ट्रांजिस्टर में डाल रहे हैं, इनपुट में डाल रहे हैं।
अब वो एम्पलीफाई होकर के 50 वोल्ट का हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो क्या कहते हैं, इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू आई 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 इनपुट अपॉन इंटू आर इनपुट। तो आई इनपुट करंट हमारा क्या होता है ट्रांजिस्टर में, इनपुट करंट हमारा इमीटर करंट होता है। और ये हमारा रेसिस्टेंस कुछ हो गया आर आई, जो कि मान लो हम माने थे 20 ओम है, क्योंकि इनपुट रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम ही होता है ट्रांजिस्टर का, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। रिवर्स बायस में मेगा ओम में होगा, क्योंकि करंट हमारा जीरो है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई अपॉन आर आई। तो 200 मिली वोल्ट अपॉन 20 ओम, मान लो अपने से मान लिया है कम इनपुट, तो हमारे पास कितना आ गया, क्या कहते हैं, आई हमारे पास आ गया 10 मिली एम्पियर। ठीक है, आई हमारे पास आ गया 10 मिली एम्पियर। तो आईसी इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। आईसीबीओ करीब करीब हम लोग नेग्लेक्जिबल मानते हैं, और आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा आई। और अल्फा का भी वैल्यू हम बताए थे कि 0.95 से 0.98 तक होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। तो आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। तो हमारा वी नोट क्या हो जाएगा, वी नोट में हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट में, आउटपुट करंट क्या होता है आईसी। तो आईसी इंटू आर एल, तो वही जो इमीटर करंट था वो आईसी के बराबर हो गया। तो 10 मिली एम्पियर, और मान लो कि क्या कहते हैं कि 5 किलो ओम ही ले रहे हैं, मान लो उतना तो मेगा ओम में हमारा क्या कहते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस होता है। लेकिन मान लो लोड हम लगाए हैं कोई लोड, वो तो आउटपुट रेसिस्टेंस ट्रांजिस्टर का अपना हो गया। और मान लो लोड हम लगाए हैं, यहाँ पे लोड लगाए हैं कुछ, आउटपुट पे हम कुछ लोड लगा दे आरएल का, ये तो आउटपुट रेसिस्टेंस उसका ट्रांजिस्टर के इंटरनल बहुत ज्यादा है हुआ मेगा ओम में, तो हमको पता है कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम मान लो कि लोड रेसिस्टेंस लगा दिए, क्या कहते हैं 5 किलो ओम का, तो क्या कहते हैं हमारा जो हम 200 मिली वोल्ट अप्लाई किए थे, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि इमीटर करंट ही हमारा कलेक्टर करंट के बराबर हो गया। तो 10 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम, हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में कि 200 मिली वोल्ट का क्या कहते हैं सिग्नल अप्लाई किए, और हमको 50 वोल्ट मिल गया आउटपुट पे, तो मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर हो गया। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि कितना फैक्टर से, तो इसका हम लोग वोल्टेज गेन निकालेंगे। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज आ गया 50 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज था 200 मिली वोल्ट, तो मतलब 50 गुना इंक्रीज कर गया। तो हम देख सकते हैं जो आप मान लीजिए आप कुछ बोले हैं हेलो, उस ऑडियो सिग्नल को हम वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर लिए ट्रांसड्यूसर के थ्रू। वो वोल्टेज सिग्नल बहुत कम लेवल का है, 200 मिली वोल्ट का है। उसको हम लोग ट्रांजिस्टर से पास करा दिए, तो वो 50 गुना एम्पलीफाई हो गया। मान लीजिए 20 ओम का रेसिस्टेंस इनपुट पे लगाया और 50 किलो ओम का रेसिस्टेंस आउटपुट पे लगाया, तो वही वोल्टेज सिग्नल हमको 50 टाइम क्या कहते हैं 50 गुना इंक्रीज होकर मिलेगा। इसीलिए एम्पलीफायर में देखते हेलो तो बोलता है हेलो, यही होता है एम्पलीफायर का एक्शन। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस वही मेन कॉन्सेप्ट है कि फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस 0 हो गया, रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, और कलेक्टर करंट ही इमीटर करंट के बराबर हो जाता है ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन से। तो वही जब इमीटर कलेक्टर करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं लोड रेसिस्टेंस से, तो हमको आउटपुट पे बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलता है। तो यही ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन का काम है। अब बात करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन। तो करंट एम्पलीफिकेशन जो डिफाइन होता है, तो करंट एम्पलीफिकेशन इसमें डिफाइन होता है हमारा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट क्या होता है हमारा आईसी, और इनपुट करंट क्या होता है हमारा आई। तो आईसी अपॉन आई क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आईसी इक्वल टू आई है, तो आईसी अपॉन आई क्या हो गया 1 हो गया, या 1 से छोटा रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि करंट एम्पलीफायर नहीं हुआ। आउटपुट करंट क्या होता है ट्रांजिस्टर में आईसी, इनपुट करंट क्या होता है हमारा आई। तो आईसी अपॉन आई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों करीब करीब बराबर ही होता है, तो क्या हो गया 1 के बराबर, या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें करंट एम्पलीफाई नहीं करता है, मतलब 1 से एम्पलीफिकेशन फैक्टर 1 ही रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। तो मतलब क्योंकि आईसी बराबर आई हो गया, तो आउटपुट करंट अपन इनपुट करंट करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब किसी भी तरह का करंट एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग को याद रखना है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, करंट एम्पलीफायर नहीं होता है, करंट नहीं एम्पलीफाई होता है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस क्या कहते हैं एम्पलीफायर का एम्पलीफाइंग एक्शन। तो यहाँ पे आप लोग तीनों चीज देख लिए, कॉमन बेस रीजन में ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। दूसरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कैसा होता है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड की तरह ही होता है। और फिर आप अर्ली इफेक्ट भी देख लिए कि अगर कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इमीटर करंट बढ़ेगा। और क्या कहते हैं इसमें एक ये चीज ये भी देख लिए कि डायोड की तरह ब्रेकडाउन रीजन में हम लोग ट्रांजिस्टर ऑपरेट ही नहीं करता, ट्रांजिस्टर जल जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं
उतना ही क्या कहते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज रखते हैं कि हमारा ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो इतना तक उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इमीटर और फिर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। उसका हम लोग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि वोल्टेज एम्पलीफायर है कि करंट एम्पलीफायर है कि क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। उसका वर्किंग उसका हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सर्किट एनालिसिस से करंट और वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, भूले नहीं थे हम। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. Attendance 1.